हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क मतलब कार्य। वर्क किसको कहते हैं, कार्य क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। एक कोई आदमी है और ये कोई दीवार है, ठीक है। ये दीवार है, वॉल। इस दीवार को ये धक्का मारता है 10 घंटे तक। ये इसको धक्का मारता है, कितनी देर तक? 10 घंटे तक, 10 आवर्स तक ये इस दीवार को धक्का मारता है। इसके हिसाब से तो इसने बहुत काम किया, 10 घंटे तक मेहनत किया। इस दीवार को मैं धक्का मार के गिरा दूं, तोड़ दूं, ये बहुत कोशिश करता है। 10 घंटे तक दीवार को धक्का मारता है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड देखते हैं, एक कूली है। ये कूली अपने सर पे ये बोझा ढो रहा है, ठीक है। ये बैग है, पहला बैग, इसके ऊपर ये इसने दूसरा बैग रखा है, ठीक है। ये कूली बोझा ढो रहा है, ठीक है। और बोझा ढो रहा है और ये ऐसे कुछ दूर चलता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाता है किसी का सामान, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। ये सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टूडेंट है, ये टूल पे बैठा हुआ है। ये एक टूल है, ओके, व्हील लगे हुए हैं। इस टूल पे ये बैठा हुआ है, इधर इसका पैर है और ये इसका टेबल है, स्टडी टेबल, ओके। इस पे ये बुक रख के पढ़ रहा है। ये लैंप है, ये पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये थर्ड एग्जाम्पल। ये भी कुछ काम कर रहा है। एक स्टूडेंट है, वो उसके कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन है, वो गाना गाने गया। यहाँ पे माइक से वो गाना गा रहा है, माइक पकड़ के, ओके। ये सिंगिंग, गाना गा रहा है। चौथा एग्जाम्पल हुआ, ये भी काम कर रहा है, गाना गा रहा है। कोई इंसान, चारों एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। कोई इंसान दीवार को 10 घंटे से धक्का दे रहा है कि ये दीवार गिर जाए, काम तो कर रहा है ये भी। कोई इंसान बोझा ढोक के खड़ा है, ये भी काम कर रहा है। कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो भी कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। कोई गाना गा रहा है, सिंगिंग कंपटीशन है उसके कॉलेज में, गाना गा रहा है, तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। इन चारों के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। वर्क का रियल डेफिनेशन क्या होता है? एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज इज डिफाइंड एज वर्क। कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी होगा उसे हम वर्क कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन हुआ, डेली लाइफ डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क का डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से वर्क का डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स के हिसाब से वर्क इज डन व्हेनेवर फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट। कभी भी किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जैसे कि दीवार को धक्का दे रहा है, फोर्स तो लगा, फोर्स लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? ये हिला, ये क्या अपनी जगह से हिला? मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ ना, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया ना, तो ये काम नहीं हुआ। फिजिक्स के हिसाब से काम तब होता है, वर्क तब होता है जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाया जा रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा सा आगे या पीछे कहीं पे भी वो बढ़ रहा है। तो देखिए, वर्क होने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। वर्क होने के लिए कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी है? पहला, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना ज़रूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पे फोर्स लग रहा था, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना, दीवार पे धक्का लग रहा है। सेकेंड, फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेस होना भी ज़रूरी है। मतलब फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेस होना, उसको वहाँ से हिलना, मूव होना, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करना, वो भी ज़रूरी है। जैसे सेकेंड वाला एग्जांपल में हमने क्या देखा? फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स इसमें भी लग रहा है, बोझा ढो रहा है तो वो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है इसमें, लेकिन ये यहीं के यहीं खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या था? ये काम तो कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स लगना ज़रूरी है, नहीं लग रहा। डिस्प्लेस हो रहा है क्या? क्या ये अपनी जगह से हिल रहा है, कुछ ट्रैवलिंग कर रहा है? नहीं, तो ये काम नहीं कर रहा है फिजिक्स के हिसाब से। और इसमें देखिए, ये गाना गा रहा है, ये भी अपने जगह पे है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये कोई काम नहीं कर रहा,
फिजिक्स के हिसाब से ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से कार्य तब होता है जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क का फॉर्मूला हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स भी लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि फोर्स का भी डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन होता है, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन होता है। ओके, तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस जैसे फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। ऐसा भी हो सकता है इस साइड फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। अपोजिट भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन भी में से भी हो सकता है, एक दूसरे के 90 डिग्री भी हो सकता है। ये 180 डिग्री हुआ, देखिए एक दूसरे के अपोजिट। ये 0 डिग्री पे हुआ सेम डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री पे भी हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। मतलब यहाँ पे एंगल को भी हमें कंसिडर करना है। तो वर्क का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S कॉस थीटा। कॉस थीटा भी लग जाएगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो है, पर कैसे लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना वर्क हुआ। एक दूसरे के सेम, जिधर फोर्स लग रहा है उधर उसी साइड में डिस्प्लेसमेंट है क्या? 0 डिग्री पे है क्या? या जिस साइड फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट साइड में है, उल्टा है, या उसके 90 डिग्री है, या 60 डिग्री है, 120 डिग्री है। कैसे लग रहा है फोर्स, किस एंगल पे लग रहा है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वर्क का ये फॉर्मूला होता है F इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है S, और कॉस थीटा कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है। वर्क का यूनिट क्या होगा? तो देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका वर्क का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, जूल। ये है वर्क का यूनिट, वर्क का यूनिट, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर या तो जूल कह सकते हैं। जूल होता क्या है? जूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जूल एक साइंटिस्ट का नाम था। तो जूल का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए, जूल, 1 जूल किसे बोलेंगे? ये जूल है ना, जूल के बराबर में न्यूटन इंटू मीटर है। मतलब 1 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर, वो होता है 1 जूल के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो 1 मीटर इतना डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये 1 मीटर डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गया और इस पे फोर्स लगा 1 न्यूटन का। तो इसको हम बोलेंगे कितना काम हुआ? 1 जूल काम हुआ, 1 जूल काम हुआ। 1 न्यूटन का फोर्स लगा इस वस्तु पे, ये कितना गया, कितना दूर गया, कितना डिस्प्लेस किया? 1 मीटर। आप खुद यहाँ पे देखिए, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे 1 न्यूटन होगा और 1 मीटर होगा, तो यहाँ 1 जूल होगा। तो 1 जूल होता है एक ऑब्जेक्ट पर जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, न्यूटन और मीटर, और 1 मीटर जब वो डिस्प्लेस होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 जूल। वर्क का एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? ये जो हमने देखा, ये 2 है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दूसरा F इंटू एस कॉस थीटा। देखिए, ये हमने सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, लेकिन अगर आपको एंगल है कितना, उस पर ये पूरा डिपेंड करता है। तो ये फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर आपको निकालना है, फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। हो सकता है एग्जाम में आपको फोर्स नहीं दिया हो कि किसी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, ये नहीं दिया हो, आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिया हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg, 10 किलो का ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ए दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि वो डिस्प्लेस करता है 10 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ?
आपके पास यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे m दिया हुआ है मास और a दिया हुआ है एक्सेलरेशन, इससे आप f निकाल सकते हैं और फिर इसमें f की वैल्यू पुट करके, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करके आप वर्क निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, 90 डिग्री पे भी हो सकता है, एंगल भी ज़रूरी है ना, उससे हमें पता चलेगा कितना काम हुआ है, कितना एंगल पे हो रहा है। ओके, तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है और 90 डिग्री पे भी होता है। तो इन तीनों के ऊपर से एक कंक्लूजन निकला है, वो क्या है कि फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट s भी इसी डायरेक्शन में है, इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे f इंटू एस कॉस थीटा। तो ये देखिए दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। तो f इंटू एस इंटू कॉस थीटा, फोर्स इसी डायरेक्शन में, f s कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो f इंटू एस इंटू 1, तो ये होगा f इंटू एस। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, तीनों को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फोर्स इस डायरेक्शन में है और s इस डायरेक्शन में है। ये किस केस में होता है, देखिए ये वाला केस पहले मैं बताती हूँ, पॉजिटिव वाला। आप किसी वस्तु को इस तरफ धक्का दे रहे हैं, इस साइड की ओर धक्का दे रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस साइड की ओर किसी वस्तु पे, तो इस साइड की ओर डिस्प्लेस करेगा, इसी साइड वो मूव करेगा। ठीक है, वो इसी साइड जाएगा ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ। ये वाला केस, ये वाला देखिए, आप किसी चीज़ को देखिए, ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु A है, इसको आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, F इस तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस है ना, सतह, इस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही, एकदम से चिकना तो नहीं होगा कि आप इसको हल्का सा धक्का दें, ये बस चलता चला जाए, चलता चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके अपोजिट में काम करेगा, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपोजिट में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड की ओर लगेगा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमने जो फोर्स लगाया वो, और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये मूव करेगा एस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स से आप कंपेयर कीजिए इसको, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स को जब हम कंसिडर करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिधर वो मूव कर रहा है। तो अब देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एक इस साइड दूसरा इस साइड, तो ये 180 डिग्री का एंगल हुआ। तो F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, F इंटू एस कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, -1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -F इंटू एस, ये आया था +F इंटू एस। अब इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। अगर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर या नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है या नीचे की ओर, कैसे भी फोर्स मान लीजिए नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेस इस साइड हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, देखिए इधर की ओर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, इसको हटाइए, इसको देखते हैं। नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, धक्का नीचे की ओर लग रहा है, और इस साइड डिस्प्लेस हो रहा है, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो थीटा की जगह पे हमने 90 लिख लिया। F इंटू एस कॉस 90 डिग्री होता है 0 इक्वल टू 0। तो आप खुद ये नोटिस कीजिए, इसमें आप खुद देखिए, यहाँ पे वर्क आया पॉजिटिव, पहले केस में हमारा पॉजिटिव आया ना, F इंटू एस पॉजिटिव आया। सेकंड केस में ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया, एंड थर्ड केस में 0 आया। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो तो हमारा कार्य हो रहा है, पॉजिटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो हमारा वर्क नेगेटिव आता है। अगर
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारा वर्क नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, हम कहेंगे कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही केस था। देखिए ये सेकेंड वाला जो था ना, यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, और ये खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसमें दो केस हम मान लेते हैं। पहला केस इसी का, फोर्स लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट 0, तो F इंटू एस तो 0 हो जाएगा, F इंटू एस, ये है F, ये है 0, तो टोटल हो गया 0, वर्क डन 0। इसमें दूसरा केस ले लेते हैं कि फोर्स F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो S है, मतलब कुछ ये दूर जा रहा है, ये कूली है, ये बोझा ढो करके 10 किलोमीटर चला, मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट S, कॉस थीटा, थीटा कितना है, एंगल कितना है, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट ये जाएगा ऐसे सीधा, जैसे कि देख लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे ये कूली खड़ा है, बोझा ढोया हुआ है, ठीक है, ये इस साइड की ओर जाएगा, इस साइड की ओर जा रहा है, प्लेटफॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए इधर ट्रेन आ गई है, ठीक है, यहाँ पे कोच नंबर S10 है, यहाँ पे कोच नंबर S1 है, उसको S1 के पास सामान लेके जाना है, वो इस साइड की ओर जा रहा है, बोझा ढोया हुआ है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, बोझा ढो रहा है, तो वो जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है ना, उसको नीचे की ओर धक्का मारेगा ना, और उसको जाना इस साइड है। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, यहाँ पे तो नहीं जा रहा था, हमने कंसिडर किया S0, लेकिन अगर जा रहा है, चल के जा रहा है, ऊपर से फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल आप देख लीजिए, ऐसे फोर्स है और ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है, तो F इंटू एस कॉस 90 कितना होता है 0 डिग्री, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब इसने कोई काम नहीं किया है। अगर कूली बोझा ढो के जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, तो वो साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है, वर्क 0 आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स नहीं, हम वर्क पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तीनों केस हमने देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये सीढ़ी चढ़ता है, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो वापस उतर जाता है, ठीक है, एक बार वो सीढ़ी चढ़ा और फिर वापस उतर गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस नहीं, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दूरी नहीं विस्थापन, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट यहाँ था ना, यहाँ से वो चलना शुरू करता है, वापस यहीं आ जाता है, फाइनल पॉइंट भी यही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो इस केस में वर्क डन जो हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F फोर्स कुछ ना कुछ हुआ, जो भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ गया, तो ये वर्क होगा 0, 0। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ के वापस उतर जाता है, जहाँ था वहीं आ जाता है, तो वर्क डन 0 होगा, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कौन, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम। और एक और जो इम्पोर्टेंट मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था, कोई कूली अगर बोझा ढोता है और बोझा ढो के कितना भी देर वो खड़ा रहे या वो जाए, उसका जो वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। तो इस केस में भी आंसर 0 आएगा, वर्क डन 0 आएगा। तो ये हमारा वर्क का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।